हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के एमसीक्यू जो मैंने लाए हैं वो इंडियन नेशनल मूवमेंट से रखे हैं। इम्पॉर्टेंट है पटवारी एग्ज़ाम के लिए। पटवारी एग्ज़ाम के सिलेबस में है इंडियन नेशनल मूवमेंट टॉपिक। सो गाइस, जितने भी इससे एमसीक्यूज़ बनते हैं वो मैंने लाए हैं आपके लिए। इम्पॉर्टेंट है, मिस नहीं करना, वीडियो एंड तक देख लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 1, which act during the Indian freedom struggle was known as the Black Bill? क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, रोलेट एक्ट was also known as the Black Bill. क्वेश्चन नंबर 2, the provision for a separate electorate for Hindus and Muslims was made in। सो गाइज, अगर आपको आंसर पता है आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सीरीज है गाइज, मिस नहीं करना। ये हर किसी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, खासकर पटवारी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। JKSSB पटवारी एग्ज़ाम जो होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, Desh played an important role in the formation of the Indian National Congress. Name the English officer. किस ऑफिसर, इंग्लिश ऑफिसर ने प्ले किया था इंपॉर्टेंट रोल किसमें, इन द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, A.O. ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 4, द रॉलेट एक्ट enactment immediately proceeds। क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन हैं, आप पढ़ लीजिए गाइस, आंसर दे दीजिए अगर आपको पता है। आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग मैसेयर। क्वेश्चन नंबर 5, डैश रिमार्क्ड नेहरू इज ए पैट्रियट वाइल जिन्ना इज ए पॉलिटिशियन। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सर मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 6, in which session did the Indian National Congress declared Purna Swaraj complete independence to be its goal? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लाहौर 1929। क्वेश्चन नंबर 7, द खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। इसका आंसर आपको पता होगा गाइस, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अली ब्रदर्स। Question number 8, the Hunter Commission was appointed by the British to probe the answer is option number B, Jallianwala Bagh tragedy. Question number 9, consider the following statements regarding Wood's dispatch of 1854. Statement दिए गए हैं। Statement 1, it recommended English as the medium of instruction for higher studies. Or statement 2, it laid stress on female education and vocational training. Choose the correct answer from the codes provided below. Option A, 1 only. Option B, 2 only. Option C, both. Option D, none. So guys, answer दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, only one. Only one is correct regarding Wood's dispatch of 1854. It recommended English as the medium of instruction for higher studies. Guys, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं JKSSB एग्जाम में। एक्सप्लेनेशन मैंने रखी है यहाँ पे। Wood's dispatch was introduced in 1854 to separate education in British India. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ऑफ द गिवन प्लेसेस दिए गए हैं। सत्याग्रह सभा वाज फॉर्मड बाय MK गांधी। किस प्लेस में सत्याग्रह सभा जो फॉर्म की गई, किस प्लेस में फॉर्म की गई? आंसर दे दीजिए अगर आपने पढ़ा है गाइस, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स पर अगर आपने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई।
एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, एम के गांधी फॉर्मेड द सत्याग्रह सभा एट मुंबई अगेंस्ट द रॉलेट बिल। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्रिप्स मिशन प्रपोजल। स्टेटमेंट 1, एन इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। स्टेटमेंट 2, after the war a constituent assembly was to be convened with all members elected by the local councils. Statement 3, India's defense is in British hands. Which of the above statements is correct? आपको करेक्ट स्टेटमेंट आंसर देना है। ऑप्शन है यहाँ पे, देख लीजिए गाइस, आंसर दे दीजिए कमेंट में अगर आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1 एंड 3 इज करेक्ट। ऑप्शन 1 एंड 3 इज करेक्ट। एन इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। इंडियाज डिफेंस इज इन ब्रिटिश हैंड्स। ये दोनों करेक्ट है, सेकंड करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग टू क्रिप्स मिशन प्रपोजल। ये आप याद रखना गाइस। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी रखी है मैंने। क्रिप्स मिशन वाज टू सेंड टू इंडिया by the British government in March 1942 to enlist India's cooperation in Britain's World War II war effort. Question number 12. Which of the following is true about the annexation of Awadh? One is Nawab was accused of mismanagement. Second is Awadh was the marketplace for goods from Manchester that inspired Dalhousie's greed. Choose the correct answer from the following codes. So guys, ऑप्शन दिए गए हैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 के, आंसर दे दीजिए। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 12 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन रखी है मैंने आपके लिए। इन 1856 Awadh would not have been annexed to the British Empire if the Nawab of Awadh had not refused to introduce British proposed reforms. Question number 13. Consider the following peers. यहाँ पे peer दिए गए हैं, आपको आंसर देना है। फिर 1 में रखा है लॉर्ड कॉर्नवेलिस, परमानेंट सेटलमेंट। सेकंड पे लॉर्ड विलियम बेंटिक, योटवारी सेटलमेंट। थर्ड पे है थॉमस मुनरो, महलवारी सिस्टम। विच ऑफ द पियर्स गिवन एबो और करेक्टली मैच्ड। इनमें से करेक्टली मैच कौन सा है, ये आपको आंसर देना है गाइस। सो आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ओनली वन इज करेक्ट। लॉर्ड कॉर्नवेल किसके साथ वाबस्ता है, परमानेंट सेटलमेंट के। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी रखी है मैंने। द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन बंगाल। कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था इसको, परमानेंट सेटलमेंट को पहले बंगाल में, ये आप याद रखना। एंड बिहार बाय लॉर्ड कॉर्नवेलिस। बंगाल और बिहार में पहले इसको सेटलमेंट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया इसको। क्वेश्चन नंबर 14, मेज द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको मेज करना है। टेबल दिया गया है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। 1 पे है एबोलिशन ऑफ सती। लिस्ट आप पढ़ लीजिए गाइज, मैं आंसर आपको बोलूँगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइज। इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आ चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन इस MCQ सीरीज में भी। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन 1 को 3rd आएगा और सेकंड को 4th, थर्ड को 1st और इसको लास्ट वाला। ठीक है गाइज, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है जो सही है, यहाँ पे रखा है मैंने। एबोलिशन ऑफ सती 1829 to 30, लीगलाइजेशन ऑफ रिमेरेज ऑफ विडो 1856, प्रोहिबिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड 1843, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी 1870। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, हु एमंग द फॉलोइंग गिवन
ऑप्शन was the first to launch the individual satyagraha in 1940? सो गाइज आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का। अगर आपको पता है कमेंट में आंसर दे दीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है आचार्य विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 16, हु among the following is the founder of the थियोसॉफिकल सोसाइटी? सो फाउंडर कौन थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के गाइस? इनमें से करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी मैडम ब्लेवात्स्की। एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। द थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज ऑफिशियली फॉर्मड इन न्यूयॉर्क सिटी। कहाँ पे बनाई गई थी ये? न्यूयॉर्क सिटी में, यूनाइटेड स्टेट्स में, ऑन 17 नवंबर 1875 में बाय हेलेना पेट्रोवना ब्लेवात्स्की, कोलोनल हेनरी स्टील ओलकॉट, विलियम क्यून जज एंड 16 others. क्वेश्चन नंबर 17, Ram Prasad Bismil is associated with which of the following cases? Correct option is option number C, Kakori conspiracy case. Question number 18, which among the following given options is popularly known as the Grand Old Man of India? इसका आंसर आप सबको पता होगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नरोजी। क्वेश्चन नंबर 19, in the 1939 Congress presidential elections, Pratapi Sitaramaya was defeated by। 1939 के कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हुए थे, प्रतापी सीतारामैया को डिफीट किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 20, गांधी's salt सत्याग्रह is also known as। so guys गांधी's salt सत्याग्रह is also known as। आंसर दे दीजिए। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सिविल डिसोबेनेंस मूवमेंट, आल्सो नोन एज गांधी साल्ट सत्याग्रह को और क्या कहा जाता है? सिविल डिसोबेनेंस मूवमेंट। यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट रखा है, एक्सप्लेनेशन रखी है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। द साल्ट मार्च आल्सो नोन एज द साल्ट सत्याग्रह, जिसको दांडी मार्च भी कहा जाता है एंड द दांडी सत्याग्रह भी। ये एक एक्ट था क्या? नॉन वायलेंट सिविल डिसोबेनेंस इन कॉलोनियल इंडिया लेड बाय महात्मा गांधी। द 24-day march lasted from 12 March 1930 to 6 April 1930 as a direct action campaign of tax resistance and non-violent protest against the British salt monopoly. Another reason for this march was that the civil disobedience movement needed a strong inauguration that would inspire more people to follow Gandhi's example. Gandhi started this march with 78 of his trusted volunteers. The march spanned 387 kilometers from Sabarmati Ashram to Dandi, which was called Naswari at the time, now in the state of गुजरात। कहाँ पे आप? स्टेट ऑफ गुजरात में। ठीक है गाइस, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ग्रोइंग नंबर्स ऑफ इंडियंस जॉइनड देम अलोंग द वे व्हेन गांधी ब्रोक द ब्रिटिश राज साल्ट लॉ एट 8:30 AM ऑन 6 अप्रैल 1930 को क्या किया था? ब्रोक ब्रिटिश राज साल्ट लॉ गांधी जी ने। इट स्पार्कड लार्ज स्केल एक्ट्स ऑफ सिविल डिसोबेनेंस अगेंस्ट द साल्ट लॉज बाय मिलियंस ऑफ इंडियंस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल गए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज एसोसिएटेड विद द INA ट्रेल्स? सो आंसर दे दीजिए गाइस। INA ट्रेल्स पर आते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए
बुलाबाई देसाई इसका करेक्ट ऑप्शन है। एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, बुलाबाई देसाई वाज एन एडवोकेट एन इंडियन फ्रीडम फाइटर एंड एसोसिएटेड विद द INA ट्रेल्स। नोट भी रखा है मैंने आपके लिए यहाँ पे एडिशनल नोट। द इंडियन नेशनल आर्मी ट्रेल्स आल्सो कॉल्ड एज द रेड फोर्ट ट्रेल्स भी कहा जाता है इनको, वायर कंडक्टेड बिटवीन नवंबर 1945 एंड मे 1946 अगेंस्ट द सोल्जर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी ऑन द चार्जेस ऑफ ट्रीजन, टॉर्चर, मर्डर एंड अबेटमेंट to murder during the World War II. The trails were held at the Red Fort, Delhi. Question number 22. Natal Indian Congress was founded in which of the following year? So Natal Indian Congress जो है इसको फाउंड किस साल में किया गया? सो आंसर कीजिए गाइस क्वेश्चन नंबर 22 का। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1894 में। एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, द नेटल इंडियन कांग्रेस वाज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड इन 1894। कब किया गया था एस्टेब्लिश इसको, नेटल इंडियन कांग्रेस को 1894 में, टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस इन द नेटल कॉलोनी एंड लेटर द नेटल प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका फाउंडेड बाय महात्मा गांधी ऑफ विच he himself became an indefatigable secretary. स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ द जुगंतर? सो आंसर दे दीजिए गाइस। यहाँ पे जुगंतर है, एक तो है जुगंतर, एक तो है जुगंतर, ये एक बंगाली न्यूज़पेपर है जुगंतर जिसका नाम है, ये कहाँ पे है, बांग्लादेश का है, ठीक है। जुगंतर, यहाँ पे जुगंतर है, ये एक पार्टी पे है, ठीक है गाइस। क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ द जुगंतर, जुगंतर पार्टी, शॉर्टकट में आप याद रखिए गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भूपिंदर नाथ दत्ता इज द फर्स्ट was the first editor of जुगंतर। एक्सप्लेनेशन रखिए, मैंने रखी है आपके लिए, यहाँ पे नोट रखा है एक्सप्लेनेशन। भूपेंद्र नाथ दत्त served as the editor of the newspaper till his arrest in 1907, although it also published articles from a number of noted Bengali revolutionaries including Barindra Kumar Josh and Aurobindo Josh, the founder of Jugantar Samiti. Yugantar, also spelled as Jugantar, was founded by Barindra Kumar Josh. किसने फाउंड किया था इसको, जुगंतर समिति को? बरिंदर कुमार जोश ने। ये आप ये नाम याद रखना गाइस। बरिंदर कुमार जोश was an Indian revolutionary and journalist and a younger brother of श्री एरोबिंदो। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 24, which of the following given options is known as the founder of the Indian National Congress? So answer is option number B, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, AO ह्यूम भी जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप याद करते आए हो आज तक, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इसका करेक्ट ऑप्शन है AO ह्यूम। नोट है आपके लिए, फॉर्मेशन एंड अर्ली डेज 1885 to 1905, रिटायर्ड ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर एलन Octavian Hume founded the Indian National Congress in order to form a platform for civil and political dialogue among educated Indians. Question number 25, who among the following is not associated with India's freedom struggle in foreign lands? So guys आंसर दे दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 पे है लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर बी मौलाना मोहम्मद अली, ऑप्शन सी श्याम जी
वर्मा, ऑप्शन डी वी डी सावरकर. So correct option is question number 25. Option number B, Maulana Muhammad Ali. Maulana Muhammad Ali was an Indian writer, scholar, and leading figure of the Lahore Ahmadiyya movement. Question number 26. Who was the writer of the great Urdu work Gubar खातिर? सो राइटर कौन थे गुबार खातिर के? गाइस आंसर दे दीजिए. ये सारे एमसीक्यू सीरीज इंडियन नेशनल मूवमेंट्स से मैंने लाए हैं गाइस. इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है पटवारी एग्जाम के. जनरल अवेयरनेस से है ये क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए गाइस. क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मौलाना आज़ाद. मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद राइटर थे ऑफ द ग्रेट उर्दू वर्क गुबार खातिर. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने रखी है आपके लिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. गुबार खातिर, जिसको द डस्ट ऑफ मेमोरीज भी कहा जाता है इंग्लिश में. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रिटन primarily during 1942 to 1946 when he was imprisoned in Ahmednagar Fort in Maharashtra. जब ये जेल में थे गाइस महाराष्ट्र में बाय द ब्रिटिश राज, while he was in Bombay, now मुंबई, आप बम्बई को मुंबई कहा जाता है, to preside over the meeting of all India Congress Working Committee. It was translated as Sallies of Mind in English. ट्रांसलेटेड किया गया इस बुक को सेलीज ऑफ माइंड. ये आप याद रखना गाइस ये पॉइंट. द बुक इज अ कलेक्शन ऑफ 24 लेटर्स. कितने हैं इसमें लेटर्स? 24. ही रोट एड्रेसिंग हिज क्लोज फ्रेंड मौलाना हबीबुर रहमान खान शेरवानी. These letters were never sent. These letters were never sent because there was no permission. There was no permission for that during Azad's imprisonment and after his release in 1946. He gave all these letters to his secretary Muhammad Ajmal Khan, who published them for the first time in 1946. आपको समझ में आ रहा होगा गाइस, मुझे पता है गाइस. क्वेश्चन नंबर 27. Immediately after August 1947, Gandhi ji began to be called the father of the nation. Why? Because he, आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 27 का. बिकॉज ही वॉन फ्रीडम फॉर इंडिया. इसका यही करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 28. बर्मा गॉट सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर. बर्मा जो अब बांग्लादेश में है, ये सेपरेट हुआ इंडिया से किस साल में? आंसर दे दीजिए गाइस. क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1937, 1 अप्रैल 1937. ये डेट आप याद रखना गाइस. ऑन 1 यहाँ पे नोट रखा है. On 1 April 1937, Burma formally split from India. Archibald Cochrane became its first governor. कौन थे? आर्चबेल्ड कोचरेन गवर्नर थे पहले किसके? बर्मा के. फिर ठीक है गाइस, बर्मा कहाँ पे अब? बांग्लादेश में. आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द रोलेक्ट एक्ट. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू पूछा गया है, फॉल्स नहीं पूछा गया है. एग्जाम में ये ध्यान रखिएगा. अबाउट द रोलेक्ट एक्ट. रोलेक्ट एक्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में गाइस, इंपॉर्टेंट है. अब जितने भी एमसीक्यू इस पे बनते मैंने लाए आपके लिए. क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी. It allowed the detention of political prisoners without trial for 2 years. अगर कोई
फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी टेरर अटैक में शामिल होता है तो उसको ना बिना ट्रायल के 2 इयर्स में प्रिजनमेंट दिया जाता है। ठीक है गाइस, इट अलाउड, ये आप याद रखना, कितने साल तक, 2 इयर्स, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, लास्ट क्वेश्चन है इस एमसीक्यू सीरीज का। एट द कांग्रेस सेशन ए डेश इन दिसंबर 1920 ए कंप्रोमाइज वाज वर्कड आउट एंड द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड। सो कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नागपुर। सो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना गाइज, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा ताकि आपके लाइक्ड वीडियो के लाइब्रेरी में रहे। आपको अगर फिर से इसको देखना होगा, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। सो टेक केयर गाइज।